नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कक्षा 10 के विज्ञान विषय के तीसरे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं और उस तीसरे पाठ का नाम है धातु और अधातु। तो आज हम जिस अध्याय की चर्चा करेंगे वो है अध्याय 3, धातु एवं अधातु। यहां जब इस अध्याय की बात करते हैं तो टोटल इस पाठ में से आपके बोर्ड के अंदर प्रश्न आएंगे 4 और इस पाठ का जो अंक भार रहेगा वो रहेगा 5। कितना रहेगा? 5। यहां पर एक प्रश्न आपके आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 नंबर का, एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान प्रकार का 1 नंबर का, एक प्रश्न आएगा अति लघुतरात्मक प्रकार का 1 नंबर का और एक प्रश्न आएगा आपके लघुतरात्मक प्रकार का। और लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न कितना नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो टोटल प्रश्न आएंगे 4 और प्रश्न अंक होंगे 5। तो यहाँ पर इस पाठ के अंदर हमें पढ़ना क्या है? हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे कि धातु क्या होते हैं और क्या क्या इनके मौलिक लक्षण होते हैं, अधातुओं के साथ में इनकी क्या तुलनात्मक रूप से अंतर होता है, और धातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और साथ ही धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित कुछ बातें। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम धातु और अधातु का तुलनात्मक रूप से अध्ययन। मैं इधर लिखता हूं धातु और इधर लिखता हूं अधातु। जब हम आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, सारे के सारे तत्वों की जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो जब आवर्त सारणी को पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो तत्व जिस श्रेणी के होते हैं वो होते हैं धातु, और बहुत कम संख्या में अधातु। लगभग 80% या उससे ज्यादा तत्वों की श्रेणी में होते हैं धातुओं की श्रेणी के अंदर। और धातु और अधातुओं के बीच के जो लक्षण रखने वाले होते हैं वो होते हैं उपधातु। यहाँ पे हम कुछ गुणों की बात करेंगे। तो सबसे पहला गुण आता है प्रकृति के अंदर धातु कौन सी भौतिक अवस्था के अंदर मिलते हैं। तो अधिकांशतया धातु हमें ठोस अवस्था में मिलते हैं। किस अवस्था में मिलते हैं? ठोस अवस्था के अंदर। और जो अधातु होते हैं वो अधिकांशतया हमें किस अवस्था में मिलते हैं? गैस, या इसको हम कह सकते हैं तरल अवस्था के अंदर मिलते हैं। और अपवाद स्वरूप कुछ एक धातु होते हैं वो ठोस अवस्था के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी लगभग ज्यादातर अधातुएं किस अवस्था में मौजूद होती है? गैसीय अवस्था के अंदर। महत्वपूर्ण लक्षण, धातुओं के अंदर क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है, जबकि यहाँ पर चमक नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? चमक नहीं पाई जाती। अब चमक क्यों पाई जाती है? क्योंकि धातुओं को जब हम ताजा कटी सतह या फिर धातुओं को जब घिसते हैं तब उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश का परावर्तन करते हैं, और उसी प्रकाश के परावर्तन के कारण धातुओं के अंदर धात्विक चमक पाई जाती है। नंबर 3 लक्षण, हम जब इनको पीटते हैं और इनको हम जब फैलाते हैं पीट करके, तो ये चद्दर के रूप में फैल जाते हैं, और इस लक्षण को हम कहते हैं अघात वर्धन्यता। क्या कहते हैं इसको? अघात वर्धन्यता। और अघात वर्धन्यता के द्वारा ये किस रूप में बदल जाते हैं? चद्दर के रूप में। और यहाँ पर जब हम अघात वर्धन्यता की बात करें तो ये अघात वर्धन्यता अधातुओं के अंदर पाई नहीं जाती, क्योंकि हमने देखा है कि अधिकांश अधातुएं किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था के अंदर। तो गैसीय अवस्था के अंदर क्या चद्दर बनाएंगे? तो अधातुओं के अंदर अघात वर्धन्यता का लक्षण नहीं मौजूद होता है। इसी प्रकार से चौथे लक्षण की बात करें तो धातुओं को हम पिघला करके यदि इनके अंदर खींचा जाए
तो इनको तार के रूप में बदला जा सकता है। तार के रूप में बदलने वाला जो लक्षण होता है इनके अंदर, उसको हम कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। और अधातुओं के अंदर तन्यता का लक्षण नहीं मौजूद होता, यानी अधातुओं को हम खींच करके तार के रूप में नहीं बदल सकते, क्योंकि अधिकांश अधातुएं किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था के अंदर। अगला पांचवा लक्षण यदि लेवें, विद्युत और ऊष्मा के प्रति ये कैसे होते हैं? सुचालक। कैसे होते हैं? सुचालक। जबकि अधिकांश अधातुएं कैसी होती है? विद्युत और ऊष्मा के प्रति कुचालक। तो यहाँ पर कितने लक्षणों की बात की हमने? 5 लक्षणों की। पहली भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था धातुओं की क्या है? ठोस। जबकि अधातुओं की क्या है? गैसीय या तरल अवस्था। दूसरी क्या है? धातुओं के अंदर क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। अधातुओं के अंदर चमक नहीं पाई जाती। और चमक पाए जाने का कारण कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रकाश का परावर्तन करता है। अगला लक्षण क्या है? अघातवर्धन्यता, यानी पीट करके इनको किसके रूप में बदला जा सकता है? चद्दर के रूप में। जबकि अधातुओं को हम चद्दर के रूप में नहीं बदल सकते। चौथा लक्षण, इनको हम गर्म करके पिघला करके तार के रूप में बदल सकते हैं, जिसको तन्यता कहते हैं। जबकि अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती। अगला है विद्युत के प्रति या ऊष्मा के प्रति ये सुचालक होते हैं, अधातुएं कुचालक होती है। एक लक्षण और ले सकते हैं, वो होता है धातुओं को जब पीटते हैं तब ये आवाज उत्पन्न करते हैं। क्या पैदा करते हैं? आवाज पैदा करते हैं। इसी लक्षण को हम कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं इसको? सोनोरस। और यहाँ पर इनको पीटने पर आवाज पैदा नहीं होती। ठीक है ना? तो ये प्रमुख हमने महत्वपूर्ण रूप से 5-6 अंतर देखे हैं धातु और अधातुओं के अंदर, और इन अंतरों के आधार पर हम धातु और अधातु की पहचान कर सकते हैं, कौन सा धातु और कौन सा अधातु है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लूं तो धातुओं के अंदर जो महत्वपूर्ण चिन्ह एग्जाम्पल की बात करते हैं वो आता है लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक। ये कुछ ऐसी प्रमुख दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाली धातुएं होती है, जैसे कि सोना। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल बताए मैंने धातुओं का जो ज्यादातर यूज में आती है? कौन कौन सी? लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोना, और भी बहुत सारी। मैंने पहले कह दिया आवर्त सारणी के अंदर 80% से भी ज्यादा धातुएं होती है। अधातुओं के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये ज्यादातर क्या होती है? अधातुएं होती है। सल्फर है, ठीक है ना? ये ज्यादातर क्या है? अधातुएं। इनमें अधिकांशतः किस अवस्था के अंदर मौजूद होती है? गैसीय अवस्था के अंदर। लेकिन यहाँ पर यदि हम अपवाद की बात करें जिनके ऊपर 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, हमने देखा है इस पाठ के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है 1 नंबर का, रिक्त स्थान का बनता है, अति लघुत्तरात्मक का 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं, और 1 नंबर का प्रश्न बनने लायक प्रश्न बनता है यहाँ पे अपवाद का। यहाँ पर अपवाद की बात करें तो धातुओं के अंदर, अपवाद के अंदर बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये धातु है जिसको हम कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी, या इसको क्या कह सकते हैं? पारा। ये एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था के अंदर। किस अवस्था में होता है? द्रव, पिघली हुई अवस्था में मौजूद होता है। जबकि हमने क्या देखा? धातु किस अवस्था में मौजूद होते हैं? ठोस। जबकि ये जो पारा है ये अपवाद है, ये कमरे के तापमान पर भी किस अवस्था के अंदर मौजूद होता है? द्रव अवस्था के अंदर मौजूद होता है। इसी प्रकार से यदि हम और धातुओं की बात करें तो यहाँ पे गैलियम और यदि हम सीजियम की बात करें, ये 2 ऐसे धातु होते हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, यानी बहुत मामूली तापमान पर ये पिघल जाते हैं। ठीक है ना? बाकी यदि हम लोहे की बात करें, चांदी, तांबे की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, बहुत ज्यादा तापमान देते हैं ना तब जाकर के पिघलते हैं, क्योंकि ये बहुत कठोर होते हैं। लेकिन यह गैलियम और सीजियम 2 ऐसे धातु है जिनका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। इसी प्रकार से यदि हम
उच्च सक्रिय धातुओं की बात करें, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये पोटेशियम, सोडियम, इसी प्रकार से अपना जो लिथियम है, ये वाले जो धातु होते हैं ना, ये इतने नरम होते हैं कि इनको साबुन की तरह, साबुन को हम चाकू से काट सकते हैं ना, ठीक ऐसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये इतने मुलायम या इतने नरम धातु होते हैं कि इनको आराम से हम किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। जबकि आपको यदि लोहे का टुकड़ा लाके देख दें तो लोहे का टुकड़ा आप चाकू से काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो ये कुछ धातुओं के अपवाद हो गए। तो मरकरी अपवाद के रूप में है, क्योंकि ये कमरे के तापमान पर किस अवस्था के अंदर है? द्रव अवस्था के अंदर। गैलियम और सीजियम का गलनांक कम होता है। पोटेशियम है, सोडियम और लिथियम ये बहुत ज्यादा मुलायम या नरम होते हैं, जिनको हम चाकू के द्वारा भी काटा जा सकता है। इसी प्रकार से अधातुओं के अंदर भी कुछ अपवाद होते हैं। ज्यादातर जो अधातुएं होती है किस अवस्था में होती है? गैसीय या तरल अवस्था में। और हमने ये भी पढ़ा कि अधातुओं के अंदर क्या नहीं पाई जाती है? चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन यदि हम अधातुओं की बात करें तो इनके अंदर भी कुछ अपवाद होते हैं। अब अधातुओं के अपवाद की बात करें, ये तो सारे अपवाद किसके हैं? धातुओं के। अधातुओं के यदि अपवाद की बात करें, किसके? अधातुओं के। तो अधातुओं के अंदर कार्बन एक ऐसा अधातु होता है जिसके विभिन्न रूप पाए जाते हैं। विभिन्न रूप पाए जाते हैं। आपने कार्बन के अपर रूप पढ़े होंगे। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन पढ़ा है ना। और तीनों की तीनों किस अवस्था में मौजूद है? ठोस अवस्था के अंदर। इन कार्बन के अपर रूपों में यदि हीरे की बात करें तो सबसे ज्यादा कठोर है। प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा कठोर कौन सा है पदार्थ? हीरा, क्योंकि इसकी क्रिस्टलीय जालक संरचना होती है। कार्बन और कार्बन आपस में चतुष्कोणीय क्रिस्टलीय जालक संरचना बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर कार्बन का जो अपर रूप हीरा होता है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। और ग्रेफाइट हालांकि कठोर तो होता है लेकिन भंगुर प्रकृति का होता है। इसको हम नॉर्मली दबाने या फिर चलाने पर ये चटक जाता है, टूट जाता, परतें पीछे छूट जाती, क्योंकि इसकी परतदार संरचना होती है। और फ्लोरीन भी कठोर होता है। ये अधातु है फिर भी ये ठोस अवस्था के अंदर मौजूद है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें ब्रोमीन की, Br नाम सुना है ना, ब्रोमीन। ब्रोमीन भी अधातु है, लेकिन ब्रोमीन अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था के अंदर मौजूद होती है। किस अवस्था में मौजूद होती है? द्रव अवस्था के अंदर। इसी प्रकार से आयोडीन का नाम सुना है ना, चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली। यानी इसके अंदर क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। जबकि हमने क्या देखा? अधातुओं के अंदर चमक नहीं पाई जाती। तो ये थोड़े से आप याद रखना, यहाँ पर अपवाद वाले इन पर प्रश्न बनता है और कई बार आते रहते हैं कि यहाँ पे धातुओं के अंदर ये 3 अपवाद जिनकी हमने बात की, और इसी प्रकार से अधातुओं के अंदर भी कुछ अपवाद होते हैं जो कि अन्य अधातुओं से या अन्य धातुओं से अपने आप को अलग रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं। आगे आते हैं हम धातुओं की क्रियाओं की। कौन कौन सी अभिक्रियाएं शो करते हैं अन्य पदार्थों के साथ जब धातुओं को मिलाया जाता है, तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे धातुओं की क्रियाओं से पहले हमें एक टॉपिक को पढ़ना होगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब इसको क्यों पढ़ते हैं हम? कि जो धातु होते हैं वो अपने आप में जब क्रिया करते हैं तब वो किस रूप में करते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे धातुओं को जब पढ़ते हैं तो उनमें कुछ ऐसी धातुएं होती है जो बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, कुछ ऐसी धातुएं होती है जो कम सक्रिय होती है, कुछ धातुएं मध्यम प्रकार की सक्रिय धातुएं होती है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दैनिक जीवन के अंदर ज्यादातर यूज में आने वाली धातुएं होती है उनकी सक्रियता श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पोटेशियम की। किसकी बात करते हैं? पोटेशियम बहुत ज्यादा सक्रिय धातु होती है। पोटेशियम के बाद यदि बात करें तो बात आती है किसकी? सोडियम की। क्या है इसका नाम? सोडियम, Na। सोडियम की बात करें बाद में तो कैल्शियम। कैल्शियम के बाद में सक्रिय कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद जिंक।
जिंक के बाद हमने किसको ले लिया? लोहे को। लोहे के बाद हमने किसको ले लिया? प्लम्बस या शीशा। इसी प्रकार से इसके बाद में हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को रख लिया। हालांकि हाइड्रोजन अपने आप में क्या है? अधातु। क्या है? अधातु है, लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ पे लिया है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाली ये सारी की सारी धातुएं हाइड्रोजन से भी ज्यादा सक्रिय धातुएं होती है। और इसके बाद में यदि हम ले लें तांबा, तांबे के बाद में मरकरी यानी पारा, इसके बाद में हम ले लेते हैं चांदी, और सबसे लास्ट में किसको ले लिया? सोने को। ये ज्यादातर यूज में आने वाली धातुएं होती है। इन धातुओं के अंदर यदि हम पोटेशियम से लेकर के एल्यूमिनियम तक की बात करें तो ये ज्यादा सक्रिय धातु होती है, यानी सबसे ज्यादा सक्रिय। और यहां पर यदि इन धातुओं की बात करें तो ये कैसी धातुएं हैं? मध्यम सक्रिय। कैसी धातुएं? मध्यम सक्रिय। और यहां पे बात करें तो ये कम सक्रिय धातुएं होती है। कैसी होती है ये? कम सक्रिय। अब ध्यान दें, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो सक्रिय धातुएं होती है ना, ये क्रिया बहुत फास्ट करती है, बहुत फास्ट क्रिया कर लेती है। यदि हम पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की बात करें ना, तो इनकी वायु के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और जल के साथ में इतनी फास्ट क्रिया होती है कि विस्फोट तक पैदा कर देती है। यदि हम कैल्शियम या सोडियम के किसी धातु के टुकड़े के ऊपर थोड़ी सी भी हम पानी की बूंद डाल दें तो ये भभक उठती है, विस्फोट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सक्रिय धातु है। इसलिए ऐसी धातुएं जो बहुत ज्यादा सक्रिय धातुएं होती है ना, इन धातुओं को सामान्यतः वायु के संपर्क में आने से हम रोकते हैं। और वायु में आने से संपर्क में रोकने के लिए इनको हम किस में डुबो कर रखते हैं? केरोसिन के अंदर। किसमें? केरोसिन के अंदर। प्रश्न आता है कौन सी धातुओं को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो किन धातुओं को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम जैसी धातुएं बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। अब आ जाती है मध्यम सक्रिय धातुओं की, तो इनकी बजाय ये कम सक्रिय होती है। इनकी बात करें तो ये बहुत ठंडे पानी के साथ ही क्रिया कर लेती है। इनकी बात करें तो सामान्य कमरे के तापमान पर जो पानी होता है उसके अंदर क्रिया कर लेती है। लेकिन ये वाली जो धातुएं होती है बहुत कम सक्रिय धातुएं होती है, तो इनके साथ यदि जल की क्रिया करानी हो तो पानी कैसा होना चाहिए? उबला हुआ या गर्म पानी होना चाहिए, तभी क्रिया करते। सामान्य पानी या ठंडे पानी के अंदर ये क्रिया नहीं करती, क्योंकि ये कैसी धातुएं हैं? कम सक्रिय धातुएं। तो यहाँ पे धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर इनका विस्थापन भी देखने को मिलता है। आपने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा होगा, विस्थापन क्रिया पढ़ी थी ना। तो विस्थापन क्रिया के अंदर यदि हम बात करें कि यदि कोई पदार्थ है जो कि एल्यूमिनियम का है और एल्यूमिनियम वाले पदार्थ के साथ जिंक क्रिया कर रहा है, तो किसी भी सूरत के अंदर एल्यूमिनियम जिंक के द्वारा विस्थापित नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की बजाय जिंक क्या है? कम सक्रिय। और जिंक किसका विस्थापन कर सकता है? लोहे का, ना कि जिंक अपने ऊपर वाले का। तो जो भी धातु यहाँ सक्रियता श्रेणी के अंदर हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर वाली धातु का विस्थापन नहीं कर पाएगा। किसका विस्थापन कर पाएगा? वो नीचे वाली धातु का। आ जाते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी के साथ ही धातुओं की क्रियाओं की बात करें तो यहां पर सबसे पहली क्रिया आती है धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। किससे क्रिया? ऑक्सीजन यानी O2 से क्रिया। और इस क्रिया को हम क्या कह सकते हैं? दहन कह सकते हैं, यानी इनको जलाना कह सकते हैं। तो जब धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तब यहाँ पर जो मेटल है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ बनाता है धातु ऑक्साइड। क्या बनाता है? क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है यहाँ पर। हम यदि एग्जाम्पल के रूप में ले लें कि यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रिया करके किस प्रकार से धातु ऑक्साइड बनाता है, तो हम धातु के रूप में जैसे कॉपर ले लिया, ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, तो यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे यदि समीकरण को संतुलित कर दें तो यहाँ पर कॉपर ने ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये धातु ऑक्साइड। दूसरी क्रिया आती है, कल आपने पढ़ी थी, धातु की किससे क्रिया?
अम्ल से क्रिया कल पढ़ी थी ना, धातुओं की अम्लों से क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है, याद करो। अम्लों की धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करने पर CO2 बनती है, जबकि धातुओं से क्रिया करके अम्ल कौन सी गैस बनाते हैं जो आवाज के साथ जलती है, H2। कौन सी गैस, H2। तो यहां पर यदि हम धातुओं की अम्लों से क्रिया करा दें, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कैल्शियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा सकते हैं, H2SO4 के साथ करा सकते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम का सल्फेट बन जाएगा और कौन सी गैस बन जाएगी, H2, जो कि आवाज के साथ जलाने का काम करती है, आग। अगली क्रिया तीसरी आती है धातु की जल से क्रिया। किससे क्रिया, जल से क्रिया। यदि हम धातु की जल से क्रिया कराएंगे तब क्षार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्षार। जैसे कि मान कैल्शियम की क्रिया कराई हमने जल से, कैल्शियम और जल की क्रिया हुई तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक गैस बनेगी, क्या नाम है इस गैस का, हाइड्रोजन। कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन। इस प्रकार से तीन क्रियाओं की बात की हमने, धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, धातु की अम्ल से क्रिया, धातु की जल से क्रिया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु अम्लों से क्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। और धातु की जल से क्रिया करने पर क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, क्षार बन जाता है। और क्या बनती है साथ में, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर एक अम्लों से क्रिया के समय हम एक छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न बनने वाली एक टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। कई बार इस प्रश्न को हमने देखा है पेपर के अंदर, अम्ल राज क्या होता है। क्या है प्रश्न, अम्ल राज। आप नोट कर लेना, अम्ल राज। कई बार इसके ऊपर प्रश्न आता है कि अम्ल राज क्या है और अम्ल राज के अंदर कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर अम्ल राज को हम सामान्य दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं रॉयल जल। क्या कह सकते हैं, रॉयल जल। हाँ, शाही पानी, ठीक है ना। अम्ल राज अम्लों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो सामान्यतया धातुओं को अपने अंदर घोलने की बहुत ज्यादा क्षमता रखता है। यहाँ पे अम्ल राज के अंदर 2 अम्लों का घोल होता है। कितने अम्लों का, 2 अम्लों का घोल होता है। एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक कौन सा अम्ल होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर जो अम्ल राज का मान लिया 1 लीटर का हमने सॉल्यूशन तैयार किया, तो 1 लीटर के अंदर हम 3/4 लेंगे हम HCl का और 1/4 हम किसका लेंगे, HNO3 का। यानी इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा अम्ल राज के अंदर, 3:1। 3 भाग किसके, HCl के, 1 भाग किसका, HNO3 का। चौथे नंबर की धातु की किससे क्रिया, अधातु से क्रिया। धातु की किससे क्रिया, अधातु से क्रिया। पहली क्रिया हमने धातु की किससे पढ़ी, ऑक्सीजन से। दूसरी किससे पढ़ी, अम्ल से। तीसरी किससे पढ़ी, जल से। अगली क्या आती है, अधातु से। धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं तब आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आयनिक यौगिक का। यानी धातु जब अधातु के संपर्क में आता है तब आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाँ, धातु इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या निर्मित करेंगे, धनायन। क्या निर्मित करेंगे, धनायन। और इसी प्रकार से अधातु उस त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण करेंगे, ऋणायन का। किसका निर्माण करेंगे, ऋणायन का। और धातु का बना धनायन और अधातु से बना ऋणायन आपस में किसका निर्माण करेंगे, आयनिक यौगिक का। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे यहां धातु है सोडियम। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्यागने के पश्चात क्या बनता है सोडियम का, धनायन। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाया, सोडियम का धनायन। और वो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, क्लोरीन। और क्लोरीन क्या बनाएगा, ऋणायन। ये धनायन बना सोडियम का,
ये ऋणायन बना क्लोरीन का, तो ये सोडियम का धनायन और ये क्लोरीन का ऋणायन मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं और उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? NaCl, साधारण नमक। तो ये जो साधारण नमक का जो यौगिक आपको नजर आ रहा है, ये एक धातु और एक अधातु का यौगिक है। इसके अंदर सोडियम तो कौन है? धातु। क्लोरीन कौन है? अधातु। दोनों का मिला हुआ यौगिक है। इस यौगिक को हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं इसको? आयनिक यौगिक। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, ये आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, चटकने वाले होते हैं और क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल का मतलब दानेदार संरचना के होते हैं। आपने नमक की संरचना देखी है ना, दानेदार संरचना होती है। तो ये आयनिक यौगिक दानेदार क्रिस्टलीय संरचना के होते हैं, भंगुर होते हैं, चटकने वाले होते हैं। और ये आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। साथ ही ये जल के अंदर क्या है? घुलनशील, जल में आराम से घुल जाते हैं। जबकि केरोसिन है, पेट्रोल है, इनके अंदर ये घुलते नहीं है। नमक को आपने कभी डीजल या केरोसिन में घोल करके देखना, कभी घुल जाए तो बिल्कुल नहीं घुलेगा और जल के अंदर आराम से घुल जाते हैं। तो यहाँ पर धातुओं के साथ में अधातुओं की जब क्रिया हुई, तब जो आयनिक यौगिक बने, इन आयनिक यौगिकों के भी कुछ लक्षण होते हैं और इनके ऊपर भी छोटे पर्सन बन सकते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा, और इस पार्ट का अंतिम टॉपिक है धातुओं का शुद्धिकरण। क्या आता है अगला टॉपिक? धातुओं का निष्कर्षण या शुद्धिकरण की इस प्रकृति के अंदर हम धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। आगे आता है धातुओं की प्राप्ति या धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की प्राप्ति या इनका क्या? निष्कर्षण, जिसको हम क्या सकते हैं? शुद्धिकरण। क्या कह सकते हैं? शुद्धिकरण। हालांकि पहले जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 10वीं क्लास के अंदर ये जो पार्ट था, इसके अंदर धातुओं की शुद्धिकरण से संबंधित बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन अब आपके बहुत छोटा सा टॉपिक कर दिया है, काफी हद तक सिलेबस को कम कर दिया है। तो हम यहाँ पर 2-3 शब्दों की चर्चा करेंगे। एक शब्द आता है हमारे सामने खान, एक शब्द आता है खनिज, और एक शब्द आता है अयस्क। तो हम इन 3 शब्दों पर चर्चा करेंगे। पहला शब्द क्या है? खान, दूसरा क्या है? खनिज, और तीसरा क्या है? अयस्क। खान किसको कहते हैं? खान, खदान भी कहते हैं इनको हम, खदान। भूमि के ऊपर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर हम खुदाई करके अंदर से कुछ पदार्थों को निकालते हैं। चाहे पत्थर भी निकालें, चाहे कोयला निकालें, चाहे किसी भी वस्तु को निकालें, तो जमीन का वह भूभाग जहां से खुदाई करके कुछ पदार्थों को निकाला जाता, उस जमीन के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? खान कहते हैं। और जो पदार्थ अंदर से खोद कर निकाला है, उस निकले हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब यहाँ पर मान लिया हमने कोई जमीन का ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमने खुदाई की और खुदाई करके अंदर से बड़े बड़े पत्थर निकाले, तो वो पत्थर क्या है? खनिज है, ठीक है ना, मिनरल्स कहते हैं जिनको। लेकिन इन खनिज के अंदर वह पत्थर का टुकड़ा या वो वाला खनिज जिसके अंदर धातु प्राप्त किया जा सके, तो वह खनिज अयस्क किसको कहेंगे? वह खनिज जिससे क्या प्राप्त किया जा सकता है? धातु प्राप्त किया जा सकता हो। क्या प्राप्त किया जा सकता हो? धातु प्राप्त किया जा सकता हो, उस खनिज को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यहां पर जो धातु होते हैं, इनके ये जो अयस्क हैं, अयस्कों को हम अपने 10वीं क्लास के कोर्स तक के स्तर पर 2 प्रकार के, हालांकि कई सारे अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं, ऑक्साइड अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं, लेकिन हम हमारे कोर्स के स्तर पर 2 अयस्कों की चर्चा करेंगे। एक वो होते हैं जिनके अंदर सल्फर मौजूद होता है, जिनको हम कहते हैं सल्फाइड अयस्क। क्या कहते हैं इनको? सल्फाइड अयस्क। और एक वो अयस्क जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड
अयस्क। क्या कहते हैं इनको? ऑक्साइड अयस्क। यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा, ये याद भी रखना होगा कि भिन्न भिन्न धातुओं के अयस्कों को उसकी अधातुओं की उपस्थिति की मौजूदगी के आधार पर उसका अपना एक नाम होता है। मान लिया हमने किसी खनिज या किसी खदान के अंदर से कोई बहुत बड़ा पत्थर निकाला और उस पत्थर के अंदर हमें आशंका हुई कि अंदर लोहा है, ठीक है ना, लेकिन वो लोहा किस रूप में मौजूद है? क्या उसके अंदर सल्फर वाला अयस्क मौजूद है या ऑक्साइड वाला अयस्क मौजूद है? तो हम उस अयस्क की पहचान करते हैं। इन धातुओं के अयस्कों की जब बात करें, जब हम लोहे की बात करें, तो लोहे के अपने जो अयस्क होते हैं उनके नाम बता देता हूं। लोहा, लोहे का एक अयस्क होता है जिसको हम कहते हैं हेमेटाइट। क्या कहते हैं इसको? हेमेटाइट। और हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। कैसा अयस्क है बताइएगा? ये ऑक्साइड अयस्क है। कैसा अयस्क है? क्योंकि लोहे के साथ में कौन है? ऑक्सीजन। क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। इसी प्रकार से लोहे का एक अयस्क होता है जिसको कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला है वो है Fe3O4। ये भी कैसा अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क है। इसी प्रकार से एक लोहे का अयस्क है जिसको हम कहते हैं सिलेराइट। इस अयस्क का सूत्र होता है FeCO3। इसके अंदर क्या मौजूद है? कार्बोनेट। क्या मौजूद है? कार्बोनेट। तो ये कैसा अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क है। कैसा अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क है। इसी प्रकार से एक लोहे का और अयस्क होता है जिसको हम कहते हैं आयरन पाइराइट। क्या कहते हैं इसको? आयरन पाइराइट, जिसका सूत्र क्या है? FeS2। इसके अंदर क्या मौजूद है? सल्फर। तो ये कैसा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। क्या है? सल्फाइड अयस्क है। इसी प्रकार से हम यदि तांबे की बात करें, तांबा प्रतीक क्या होता है तांबे का? Cu। तांबे के भी अपने अयस्क होते हैं, जैसे कि कॉपर का पाइराइट, ये आयरन पाइराइट है, यहां कॉपर पाइराइट है। कॉपर पाइराइट जिसका सूत्र होता है CuFeS2। यहां पे क्या मौजूद है? सल्फर। तो ये कैसा अयस्क है? कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। कैसा अयस्क है? सल्फाइड। इसी प्रकार से तांबे का एक और अयस्क है मेलाकाइट। क्या नाम है इसका? मेलाकाइट, जिसका सूत्र होता है CuCO3.CuOH2। यहाँ पे कार्बोनेट मौजूद है, इसलिए तांबे का कैसा अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क है। इसी प्रकार से तांबे का एक और अयस्क है जिसका नाम है क्यूप्राइट। क्या नाम है इसका? क्यूप्राइट, जिसका सूत्र होता है Cu2O। क्या मौजूद है इसके अंदर? ऑक्सीजन। तो तांबे का कैसा अयस्क है? ये ऑक्साइड अयस्क है। इसी प्रकार से एक तांबे का और अयस्क है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं, कॉपर ग्लांस। क्या नाम है इसका? कॉपर ग्लांस। सूत्र क्या है? Cu2S। तो यहाँ पे ये कैसा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के भी अपने अयस्क होते हैं, जैसे बॉक्साइड है, कैलामाइन है ना, जिंक का। इसी प्रकार से अन्य धातुओं के भी अपने अयस्क होते हैं जिनके अंदर यदि ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्साइड अयस्क होगा, सल्फर मौजूद है तो सल्फाइड अयस्क होगा, कार्बोनेट मौजूद है तो क्या है? कार्बोनेट अयस्क है। अब होता क्या है कि जो भी ये अयस्क होते हैं ये हमने खान के अंदर से ही खोद करके निकाले हैं। अब इनके अंदर से ऑक्सीजन को, सल्फर को या कार्बोनेट को क्या करना है? बाहर निकालना है। और धातु कैसा प्राप्त करना है? अपने को शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो जो भी अशुद्धियां होती है, चाहे ठोस अशुद्धियां हो, चाहे गैसीय अशुद्धियां हो, इन अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है और कैसा धातु प्राप्त करते हैं? हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? धातुओं की प्राप्ति या शुद्धिकरण या निष्कर्षण। ठीक है ना? यहाँ पे जो शब्द आते हैं उन शब्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं, बाकी पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से आपके कोर्स के अंदर टॉपिक नहीं है। यहाँ पे मैं आप सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहले हम धातुओं को शुद्धिकरण करने के लिए क्या करते हैं? पीसना। क्या करते हैं? पीसना। यानी जो बड़े बड़े जो चट्टानी पत्थर है, बड़े बड़े जो टुकड़े हैं जिनको हमने खनिज से खोद कर निकाला है, इनको हम पीसते हैं बड़ी बड़ी
चक्कियों के अंदर, जिससे पीस करके हम क्या निर्मित करते हैं, इनसे चूर्ण बनाते हैं। पीसने के बाद में हम शुरुआती अशुद्धियों को दूर करते हैं। शुरुआती अशुद्धियां जो सामान्य तौर पर बड़ी स्तर की अशुद्धियां होती है, उनको पृथक करते हैं। सामान्य अशुद्धियों को पृथक करते हैं। इन सामान्य अशुद्धियों को हम कहते हैं अधात्री। क्या कहते हैं? अधात्री, या इनको हम कहते हैं क्या? गैंग। अधात्री या गैंग। तो सामान्यतः वो बड़ी अशुद्धियां जिनको हम नॉर्मली निथार करके या विद्युत अपघटन के द्वारा या फिर इस प्रकार की सामान्य विधियों के द्वारा इन बड़ी अशुद्धियों को दूर कर सकें, इस बड़ी अशुद्धियां, ये वो सामान्य शुरुआती अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? अधात्री या गैंग। इसी प्रकार से जब इनको हमने अशुद्धियों को पृथक कर लिया, इसके बाद में इनका किया जाता है निस्तापन या भर्जन। क्या किया जाता है इनका? निस्तापन या भर्जन। तो यहां पर इन अयस्कों को, चाहे सल्फाइड अयस्क है चाहे ऑक्साइड अयस्क है, इन अयस्कों को हम शुद्धिकरण करने के लिए जब पीस लिया, शुरुआती अशुद्धियां अलग कर दी, अब इनके अंदर दो प्रमुखता है जिनकी, यदि ऑक्साइड अयस्क है तो अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, सल्फाइड अयस्क है तो अंदर कौन सी गैस मौजूद है? सल्फर मौजूद है। अब या तो ऑक्सीजन को दूर करना है या सल्फर को क्या करना है? दूर करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे लें, यहाँ पर याद रख लें, निस्तापन क्या होता है? वायु की उपस्थिति के अंदर जलाना। निस्तापन का मतलब क्या होता है? वायु की उपस्थिति में जलाना। यानी भट्टी के अंदर डाला जाता उस सेकंड नंबर की, यानी इस चरण के अंदर जो भी अपने पास में अयस्क का जो रूप प्राप्त हुआ है, उस रूप को हम डालते हैं भट्टी के अंदर, और भट्टी के अंदर डाल करके उसको जलाया जाता है। और जलाते समय हम किसके झोंके लगाते हैं? वायु के झोंके अंदर डालते हैं। वायु का मतलब यहाँ पर सीधा सा कौन है भाई? जलाने की बात हो रही है वायु की उपस्थिति में, तो कौन क्रिया करेगी? ऑक्सीजन। अब आप बताइएगा, आप सीधा सा आप दिमाग से सोच करके बताइएगा, क्या यहाँ पर निस्तापन की जो क्रिया है, वायु की उपस्थिति में जलाने की जो क्रिया है, वो सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में लेंगे कि ऑक्साइड के लिए? विचार करो। यहाँ पर ऑक्साइड अयस्क के अंदर पहले से ऑक्सीजन मौजूद है। पहले से कौन मौजूद है? ऑक्सीजन। और हम जलाते समय फिर और ऑक्सीजन देंगे, तब हम तो अशुद्धि हटाने की बजाय हम तो क्या कर रहे हैं? अशुद्धि को और ज्यादा करने की बात कर रहे हैं ना। समझ रहे हो ना? इसलिए निस्तापन यानी वायु की उपस्थिति में जलाना हमेशा किनका होता है? बिल्कुल किनका? सल्फाइड अयस्क का होता है। तो याद रखें, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि निस्तापन होता है सल्फाइड अयस्क का या ऑक्साइड अयस्क का, तो किनका होता है? सल्फाइड अयस्क का। सल्फाइड अयस्क के अंदर जैसे कि ये Cu2S है, यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला है, तो जो अंदर मौजूद सल्फर है ना, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी और किस रूप में उड़ जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में उड़ जाएगी। पीछे केवल क्या रहेगा? तांबा। क्या रहेगा? तांबा। और निस्तापन के बाद भर्जन की बात करें तो भर्जन के अंदर वायु की अनुपस्थिति होती है। वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है। वायु को अंदर नहीं भेजा जाता, ऑक्सीजन को नहीं भेजा जाता है, तो वायु की अनुपस्थिति में जलाना। ऑक्सीजन नहीं दी जाती, पहले से ऑक्सीजन होती है अंदर, तो किन को जलाएंगे यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति में? ऑक्साइड अयस्क को। किन को? ऑक्साइड अयस्क को। ये दो चीजें आप जरूर याद रखना। निस्तापन होता है सल्फाइड अयस्कों का और भर्जन होता है सल्फाइड अयस्कों का। ठीक है ना? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने धातु और अधातु से संबंधित विस्तारित रूप से चर्चा की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। शुभ रात्रि।